Now this is the first type of friction clutch known as plate clutch. प्लेट क्लच के केस में जो क्लच का शेप होता है सर्कुलर प्लेट्स की तरह होता है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज प्लेट क्लचेस. नाउ प्लेट क्लच भी दो टाइप के होते हैं, सिंगल प्लेट एंड मल्टी प्लेट. दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंगल प्लेट क्लच में एक प्लेट लगी होती है ड्राइविंग शाफ्ट पे और एक प्लेट ड्रिवन शाफ्ट पे. तो यहां आपको सिर्फ वन पेयर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस मिलता है. लेकिन मल्टी प्लेट क्लचेस के केस में आपको मल्टीपल प्लेट्स मिलती हैं ड्राइविंग शाफ्ट पे और ड्रिवन शाफ्ट पे. तो यहां पे जो कांटेक्ट होता है मल्टीपल सरफेसेस के बीच में होता है. तो सबसे पहले हम सिंगल प्लेट क्लच का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसका डिजाइन प्रोसेस देखते हैं. सो दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सिंगल प्लेट क्लच. यहां पे दिस इज द ड्राइविंग शाफ्ट जो कि कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है एंड दिस इज द ड्रिवन शाफ्ट. अगर आप ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट को कनेक्ट करोगे तो ड्रिवन शाफ्ट घूमेगी, अगर डिस्कनेक्ट करोगे तो ड्रिवन शाफ्ट स्टॉप हो जाएगी. तो मान लो ड्राइविंग शाफ्ट लगातार घूम रही है, एक प्लेट जो है वो ड्राइविंग शाफ्ट पे लगी हुई है और एक प्लेट ड्रिवन शाफ्ट पे. दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू. मतलब अगर हम प्लेट को कट करके साइड से देखें तो हमको ये डायग्राम मिलेगा. अब ये जो दोनों क्लच प्लेट्स हैं इनके बीच में जिस सरफेस पे कांटेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन लाइनिंग. तो ये जो सरफेस आप देख रहे हो दिस इज फ्रिक्शन लाइनिंग. इस फ्रिक्शन लाइनिंग का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. मतलब ये हाई फ्रिक्शन मटेरियल का बना होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा यहां फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा आपको फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा, यानी ये क्लच जो है उतना ज्यादा टॉर्क ट्रांसफर कर पाएगा. अब यहां पे टॉर्क ट्रांसफर होता कैसे है? ये जो ड्रिवन शाफ्ट का प्लेट है ये इस शाफ्ट पे स्प्लाइंस के थ्रू आगे पीछे मूव कर सकता है. ये जो स्लॉट्स आप देख रहे हो दीज आर नोन एज स्प्लाइंस. तो जो क्लच प्लेट है वो शाफ्ट के ऊपर स्प्लाइंस के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, तो ये आगे पीछे एक्सियल डायरेक्शन में मूव कर सकता है. अब ये जो स्प्रिंग्स हैं ये इस प्लेट को यानी कि ड्रिवन शाफ्ट की प्लेट को ड्राइविंग शाफ्ट से जोड़कर रखता है. तो अगर आप इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाओगे तो ड्रिवन शाफ्ट इस शाफ्ट के ऊपर, ड्रिवन क्लच जो है वो इस शाफ्ट के ऊपर पीछे की तरफ मूव करेगा और दोनों प्लेट्स डिस्कनेक्ट हो जाएंगी. और अगर आप उस फोर्स को हटा दोगे तो स्प्रिंग की वजह से दोनों प्लेट्स जो है वो आपस में जुड़ी रहेंगी. अब अगर ये दोनों प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं तो होगा क्या? ये जो क्लच है ये रोटेट कर रहा है. अगर ये प्लेट इनिशियली स्टैटिक है तो दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा और वो फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, यानी कि ड्रिवन प्लेट जो है वो भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा. तो जब तक ये दोनों प्लेट्स आपस में जुड़ी रहेंगी दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जो रहेगा वो इन प्लेट्स को रोटेट करेगा. अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ड्रिवन प्लेट जो है वो शाफ्ट के ऊपर मूव करेगा, अलग हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा. सो दिस इज हाउ अ सिंगल प्लेट क्लच वर्क्स. यहां दो प्लेट्स हैं, दोनों जब तक जुड़ी हैं तब तक रोटेट करेंगी. अगर आप फोर्स लगा के इस प्लेट को अलग कर दोगे तो ये प्लेट जो है रुक जाएगी. अब यहां पे जो टॉर्क ट्रांसफर हो रहा है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच के फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है. तो जितना ज्यादा हमारे पास फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा हम टॉर्क ट्रांसफर कर पाएंगे. अब यहां पे हमको डायमेंशंस क्या डिजाइन करने होते हैं, डायमेंशंस क्या कैलकुलेट करने होते हैं. हमको इस फ्रिक्शन लाइनिंग के डायमेंशंस निकालने होते हैं. तो हमको बेसिकली प्लेट क्लच को डिजाइन करने के लिए इस फ्रिक्शन लाइनिंग का डायमेंशन कैलकुलेट करना है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टॉर्क ट्रांसफर करने के लिए व्हाट शुड बी द डायमेंशंस ऑफ दिस फ्रिक्शन लाइनिंग. तो अब देखते हैं कि इस फ्रिक्शन लाइनिंग के डायमेंशंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं.
सो दिस इज द फ्रिक्शन लाइनिंग ऑफ द प्लेट क्लच। फ्रिक्शन लाइनिंग के डायमेंशंस क्या क्या है? R1 is the inner radius of friction lining and R2 is the outer radius of friction lining। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2। W is the axial force जो कि स्प्रिंग अप्लाई करता है दोनों प्लेट्स को कनेक्ट करने के लिए, एंगेज करने के लिए, यानी इस W फोर्स से दोनों प्लेट्स जो है आपस में एंगेज्ड है। सो दिस इज द एक्सियल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एंगेजमेंट। T इज द टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी, यानी कि आप मैक्सिमम कितना टॉर्क इस फ्रिक्शन लाइनिंग से ट्रांसफर कर सकते हो। एंड P इज द मैक्सिमम प्रेशर ऑन फ्रिक्शन लाइनिंग, यानी जब मैं W फोर्स लगाऊंगा तो दोनों प्लेट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी और फ्रिक्शन लाइनिंग के ऊपर कुछ प्रेशर डेवलप होगा। तो ये कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो P है। अब हमको R1 और R2 की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। यहां पे जो दो इक्वेशन हम कैलकुलेट करेंगे उसमें से एक इक्वेशन होगा W और P के बीच में और दूसरा होगा T और P के बीच में। तो हमको दो रिलेशन कैलकुलेट करने हैं W और P एंड T और P के बीच में। इन दोनों इक्वेशन में R1 और R2 की वैल्यू भी रहेगी। तो अगर इन दोनों इक्वेशन में मुझे W, T और P पता है देन आई कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2। अब सबसे पहले हम W की इक्वेशन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ P, R1 एंड R2। नाउ दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फ्रिक्शन लाइनिंग। तो यहां से एक W फोर्स P अप्लाई हो रहा है एक्सियल डायरेक्शन में स्प्रिंग की वजह से, और बदले में जब ये प्लेट जो है दूसरी प्लेट से कांटेक्ट में आएगी तो दोनों प्लेट के बीच में एक प्रेशर अप्लाई होगा। सो दिस इज द प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम द अदर प्लेट। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम में अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाऊं समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0 तो मुझे क्या मिलेगा? W इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया ऑफ दिस प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट क्या है? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हो? W इक्वल्स टू P इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। लेकिन ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब प्रेशर P पूरी प्लेट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी हर पॉइंट पे, इस प्लेट के हर पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट हो। बट राइट नाउ वी डोंट नो हाउ द प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस सरफेस। तो इसीलिए राइट नाउ वी कांट यूज दिस इक्वेशन। अभी हमको ये नहीं पता है कि प्रेशर जो है वो किस तरीके से इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो कांस्टेंट है या वो वेरी कर रहा है। अगर वेरी कर रहा है तो कैसे वेरी कर रहा है, तो इसीलिए हम अभी ये डायरेक्ट रिलेशन यूज नहीं कर सकते। ये रिलेशन सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब प्रेशर जो है वो पूरे एरिया में कांस्टेंट हो, तब आप फोर्स निकाल सकते हो प्रेशर इनटू एरिया करके। तो अभी हम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। तो अब हम W और प्रेशर के बीच में रिलेशन निकालने के लिए क्या अप्रोच यूज करेंगे? हम एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो मान लो एक इस तरीके का एलिमेंटल सरफेस है। एलिमेंटल सरफेस बोलने का मतलब क्या है? ये जो सरफेस है ओवरऑल सरफेस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। लेट्स से ये एलिमेंट जो है वो सेंटर से r डिस्टेंस पे है और इसकी थिकनेस dr। तो अगर इसकी थिकनेस dr बहुत कम है तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि इतना सरफेस, यानी ये जो रेड कलर का हमने एलिमेंटल सरफेस बनाया है, इतने सरफेस पे प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और अगर प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो मैं इतने सरफेस का फोर्स निकाल सकता हूं प्रेशर इनटू एरिया करके। तो हम क्या करेंगे, पहले इस एलिमेंट का फोर्स निकालेंगे और फिर उसको पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ एलिमेंट?
इस एलिमेंटल सरफेस का एरिया कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस dr. So this is the thickness of this much area, this is the area of this much surface. अब हमको इस सरफेस का एक्सियल फोर्स निकालना है और हमारा assumption है that the pressure is almost constant on this much surface. तो हम सीधे एक्सियल फोर्स ऑन एलिमेंट, लेट्स डिनोट दिस बाय dw, तो हम ये dw निकाल सकते हैं सीधे प्रेशर इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट. मैं पूरे सरफेस के लिए प्रेशर इनटू एरिया नहीं लगा सकता क्योंकि प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन यहां मैं जो एरिया ले रहा हूं dA ये बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि प्रेशर इतने एरिया पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. तो ये dw जो है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, P इंटू 2 pi r dr. Now if dw is this much, then what will be w? It will be integration dw from r1 to r2, यानी इंटीग्रेशन r1 to r2 p 2 pi r dr. अब ये जो इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन है ये हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इस P का R के साथ हमको रिलेशन नहीं पता है, और जब तक ये रिलेशन हमें नहीं पता है तब तक हम P को R के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते. अगर P कांस्टेंट रहेगा तो इक्वेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट नहीं होगा. अगर P जो है वो लीनियरली वेरी करेगा. अब हम डिराइव करेंगे टॉर्क की इक्वेशन. नाउ टॉर्क की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है. अगेन हम सेम अप्रोच यूज करेंगे. पहले हम इतने सरफेस का यानी इस एलिमेंटल सरफेस का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सरफेस के लिए. तो एलिमेंटल सरफेस पे सबसे पहले हम फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे. नाउ एलिमेंटल सरफेस पे नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है दैट इज द एक्सियल फोर्स dw. ये जो एक्सियल फोर्स है यही आपके सरफेस का नॉर्मल फोर्स है. सो एक्सियल फोर्स ऑन द एलिमेंटल सरफेस इज dw. So the normal force will be mu times of axial force, यानी mu times of dw. So friction force on element dF will be equal to mu times of dw. अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है सेंटर से r डिस्टेंस पे, तो इसकी वजह से टॉर्क कितना आएगा, इट विल बी friction force multiplied by distance r. So torque transferred by element dt will be equal to friction force multiplied by distance r. तो ये हो जाएगा dt will be equal to mu into dw. अब dw की वैल्यू हमने कल निकाली है P इंटू 2 पाई r dr मल्टीप्लाइड बाय r. सो dt की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू P इंटू 2 पाई r स्क्वायर dr. नाउ दिस इज द टॉर्क ट्रांसफर्ड बाय दिस एलिमेंटल सरफेस. तो टोटल सरफेस से टॉर्क ट्रांसफर कितना आ जाएगा, T विल बी इंटीग्रेशन r1 टू r2 म्यू इंटू P इंटू 2 pi r square dr. So this is the equation of the torque in terms of P, r1 and r2. Again same problem है, हम इस इक्वेशन को अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते because we don't know the relation between P and R. तो जब तक ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास नहीं है between P and R, we can't integrate this equation. तो अब हमने W और टॉर्क इन दोनों की इक्वेशन कैलकुलेट कर ली है इंटीग्रेशन के फॉर्म में. नाउ इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट दीज टू इक्वेशंस वी नीड अ रिलेशन बिटवीन P एंड R, यानी कि प्रेशर जो है वो सरफेस पे किस तरीके से वेरी कर रहा है, वो कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है तो लीनियरली वेरी कर रहा है या पैराबोलिकली वेरी कर रहा है, ये हमें पता करना है. नाउ इन ऑर्डर टू डू दिस, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन P एंड R, we have two different theories.
One is known as uniform pressure theory and the other one is known as uniform Beer theory. तो देखते हैं इन दोनों थ्योरीज से हमको W और T की क्या इक्वेशन मिलती है. Now the first theory is known as uniform pressure theory. यूनिफॉर्म प्रेशर यानी कि प्रेशर जो है वो पूरे सरफेस पे कांस्टेंट है. अब ये जो थ्योरी है ये तब एप्लीकेबल है जब इस सरफेस में ज्यादा वियर एंड टियर ना हुआ हो, यानी कि जब आपका क्लच जो है वो नया हो. तो जब क्लच नया रहेगा हम अज्यूम कर सकते हैं कि उसके सरफेस पे कोई वियर नहीं है, और उस वक्त हम अज्यूम कर सकते हैं कि जब दोनों क्लच एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो सरफेस पे जो प्रेशर डेवलप होगा दैट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी हर पॉइंट पे प्रेशर विल बी कांस्टेंट. तो आपको मैथमेटिकली रिलेशन क्या मिलेगा, P विल बी अ कांस्टेंट, यानी हर पॉइंट पे प्रेशर विल बी सेम. तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो हमको W और T का क्या इक्वेशन मिलेगा. W का इक्वेशन है R1 to R2 P into 2 pi R dr. अब चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो आपको मिलेगा P into 2 pi इंटीग्रेशन R dr. R को इंटीग्रेट करेंगे we will get R square by 2, 2 and 2 cancel. So what will be the relation? W equals to P into pi R2 square minus R1 square. अब ये जो इक्वेशन हमको मिल रही है दिस इज प्रेशर इनटू एरिया, जो हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो तो मैं सीधे W फोर्स निकाल सकता हूं प्रेशर इनटू एरिया करके. सो दिस इज द इक्वेशन बिटवीन WP R1 एंड R2. W इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. तो ये आ गई आपकी W की इक्वेशन. अब टॉर्क की इक्वेशन अगर हम निकालें तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन R1 टू R2 म्यू इंटू P इंटू 2 पाई R स्क्वायर dr. तो आपको यहां से इक्वेशन क्या मिलेगा, म्यू इंटू P इंटू 2 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर आपको मिलेगा इंटीग्रेशन R स्क्वायर dr. इंटीग्रेट करने पे दिस विल बिकम R क्यूब बाय 3. सो यू विल गेट म्यू इंटू P इंटू 2 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3. So this is the equation between T, P, R1 and R2. तो ये हमको मिल गई एक्सियल लोड W और टॉर्क T की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर R1 एंड R2. अब ये जो टॉर्क की इक्वेशन हमने डिराइव की है P के टर्म्स में डिराइव की है, इस इक्वेशन को अगर मैं W के टर्म्स में डिराइव करूं तो क्या मिलेगा. यहां से मैं प्रेशर की वैल्यू W के टर्म्स में रख देता हूं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा W अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. तो यहां से आपको क्या मिलेगा, म्यू इंटू W अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू 2 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब बाय 3. पाई पाई कैंसल, यू विल गेट T इक्वल्स टू म्यू इंटू W इंटू 2 बाय 3 R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. अब इस इक्वेशन को अगर मैं म्यू W R से कंपेयर करूं तो यहां R विल बी इक्वल टू 2 बाय 3 R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. Now what do we mean by this equation, mu W into R? अभी जो फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस पे डेवलप हो रहा है वो हर पॉइंट पे लग रहा है. अभी जो पूरा सरफेस है वो कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है. लेकिन अगर मैं टोटल फ्रिक्शन फोर्स को एक डिस्टेंस पे लगा दूं, टोटल फ्रिक्शन फोर्स यानी कि म्यू इंटू W, टोटल नॉर्मल फोर्स W है, सो टोटल फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू W. तो अगर ये पूरा का पूरा फ्रिक्शन फोर्स म्यू W जो है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगे, देन दिस डिस्टेंस इज आर मीन विच इज नोन एज मीन रेडियस ऑफ
फ्रिक्शन। अब मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन का मतलब यह है कि अगर मैं टोटल फ्रिक्शन फोर्स म्यू डब्ल्यू को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अज्यूम कर लूं, देन दैट डिस्टेंस इज नोन एज मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन। अब ये मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन जो है हम कहां यूज करते हैं, इसका यूज जो है वो डिजाइन प्रोसेस में नहीं होता है। इसका यूज हम करते हैं, मान लो आपके पास दो क्लच प्लेट्स हैं जिनमें बाकी सारी चीजें सेम है, द ओनली डिफरेंस इज R1 एंड R2। इस प्लेट के लिए R1 R2 की वैल्यू अलग है, इस प्लेट के लिए R1 R2 की वैल्यू अलग है, बाकी म्यू सेम है, W हम सेम अप्लाई कर रहे हैं। देन दोनों प्लेट्स का अगर मैं टॉर्क कंपेयर करूं, किससे कितना टॉर्क आपको मिल सकता है, तो उसको करने के लिए वी कैन कंपेयर द मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2। वी कैन कैलकुलेट मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन, जिसका मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उससे उतना ज्यादा टॉर्क ट्रांसफर होगा। म्यू डब्ल्यू अगर आप सेम रखो तो मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा कि टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी क्या होगी। तो इस वैल्यू को, इस पैरामीटर को हम यूज कर सकते हैं टू कंपेयर टू डिफरेंट क्लच प्लेट्स जिसमें R1 R2 के अलावा बाकी सारी चीजें सेम है। तो आपको ये तीन इक्वेशन याद रखने हैं, एक एक्सियल लोड W, दूसरा टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी T, और तीसरा मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन। So these are the values of W, T and mean radius of friction according to uniform pressure theory। अब ये थ्योरी तब तक एप्लीकेबल है जब तक आपका क्लच प्लेट नया है, यानी जब तक उसके सरफेस पे कोई सिग्निफिकेंट वियर नहीं है। Once we get wear and tear on the surface of the plate, this theory cannot be applied। उस केस में we will use the second theory known as uniform wear theory। तो अब देखते हैं यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से हमको W, T और मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन का क्या इक्वेशन मिलता है। Now this is the second theory, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। इस थ्योरी को हम तब अप्लाई करते हैं जब क्लच प्लेट जो है वो एक टाइम के बाद पुराना हो जाए, यानी उसके सरफेस पे सिग्निफिकेंट वियर आना स्टार्ट हो जाए। तो उस केस में हम प्रेशर को कांस्टेंट अज्यूम नहीं कर सकते। उस केस में हम अज्यूम करते हैं कि जो रेट ऑफ वियर है हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ वियर अगर हर पॉइंट पे कांस्टेंट है तो आपको मैथमेटिकल इक्वेशन क्या मिलेगी, रेट ऑफ वियर को अगर मैं कांस्टेंट मान लूं, रेट ऑफ वियर जो है वो डिपेंड करता है इस प्रोडक्ट पे P इंटू आर पे। तो अगर वियर कांस्टेंट है देन P इंटू आर, दिस प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी कांस्टेंट। अब ये प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, P इंटू आर अगर कांस्टेंट है यानी अगर रेडियस मिनिमम होगा तो प्रेशर मैक्सिमम होगा, और रेडियस अगर मैक्सिमम होगा तो प्रेशर मिनिमम होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द प्रेशर विल नॉट बी कांस्टेंट, इट विल बी मैक्सिमम एट R1, मिनिमम एट R2, और इसकी वैल्यू R1 से R2 तक वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन P इंटू आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। नाउ P इंटू आर, इस प्रोडक्ट को मैं एक कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर देता हूं। मैं मान लेता हूं दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C, तो मैं P को लिख सकता हूं C बाय R। तो अगर मैं P को C बाय R ले लूं तो मुझे W और T की इक्वेशन क्या मिलेगी, W का इक्वेशन था R1 टू R2 म्यू इंटू P इंटू 2 पाई R dr,
अब इस इक्वेशन में मैं P की जगह C बाय आर रख देता हूं, तो यहां से मुझे मिलेगा म्यू इंटू सी बाय आर, 2 पाई आर डी आर, आर आर कैंसिल, ये हो जाएगा W इक्वल्स टू म्यू इंटू 2 पाई इंटू सी, सी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन R1 टू R2 dr, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं देन आई विल गेट W इक्वल्स टू म्यू इंटू सी इंटू 2 पाई R2 माइनस R1. So this is the equation of W according to uniform wear theory. Now torque की इक्वेशन हमें क्या मिलेगी? Torque is integration R1 to R2 mu into P into 2 pi R square dr. तो यहां हम अगेन P को C बाय R पुट कर देते हैं, तो हमको टॉर्क का इक्वेशन मिलेगा R1 टू R2 म्यू इंटू C इंटू 2 पाई R dr, म्यू इंटू C इंटू 2 पाई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन R dr, और इसको इंटीग्रेट करने पे वी विल गेट म्यू इंटू C इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. So this is the equation of torque according to uniform wear theory. तो ये आ गई आपकी एक्सियल लोड की इक्वेशन और ये आ गई आपकी टॉर्क की इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशंस को जब आप यूज करोगे, मान लो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आता है यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी का, तो उस केस में इन दोनों इक्वेशन को यूज करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C which is a constant, it is a product of P and R. अब C की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? आपको क्वेश्चन में हमेशा मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू दी होती है. अब यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में तो पूरे सरफेस पे मैक्सिमम प्रेशर लगता है, बट यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में मैक्सिमम प्रेशर आपको मिलता है R1 पे और मिनिमम प्रेशर मिलता है R2 पे. सो इफ वी नो द वैल्यू ऑफ maximum pressure, then we can find out the value of C using this relation P maximum into R1. तो ये रिलेशन जो है हम यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट C. तो आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम प्रेशर अगर दिया है तो मैक्सिमम प्रेशर इनटू मिनिमम रेडियस, दिस विल बी इक्वल टू C. आप यहां से C की वैल्यू निकाल के इन दोनों इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. So these are the two equations of W and T. अब यहां पे भी हमको मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन का इक्वेशन निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ C in terms of W in this equation. तो मैं टॉर्क की इक्वेशन में C को W के टर्म्स में रख देता हूं, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू W अपॉन 2 पाई R2 माइनस R1 इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. So it can be written as mu into W. This one will be R1 plus R2, R2 minus R1. तो R2 minus R1, R2 minus R1 cancel. So what we will get? Mu into W into R1 plus R2 by 2. तो अगर मैं इसको म्यू डब्ल्यू आर से कंपेयर करूं, देन इन दिस केस मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन विल बी R1 प्लस R2 बाय 2. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन. तो आपको ये तीन रिलेशन मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी ऑफ W, T एंड मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन. अब एग्जाम में आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आपको या तो W और T का वैल्यू गिवन रहेगा, आपको मैक्सिमम प्रेशर दिया रहेगा और आपको कैलकुलेट करना रहेगा व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2, या फिर आपको R1 R2 दिया रहेगा, मैक्सिमम प्रेशर दिया रहेगा और आपको कैलकुलेट करना रहेगा W एंड T. तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं W और T की. इन दोनों इक्वेशन से आप कोई भी दो अननोन कैलकुलेट कर सकते हो. या तो आपको W और T दिया है,
then you can find the dimensions of the friction lining, or if you know the dimensions of friction lining, you can calculate the values of W and T. So आपको एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपको थ्योरी मेंशन रहेगी, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज करना है या यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, और आपको R1, R2, W और T इनमें से कोई भी दो चीजें दी रहेंगी और बाकी के दो अननोन होंगे. नाउ यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी ये हम कब यूज करते हैं? यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी हम यूज करते हैं जब क्लच प्लेट नया हो. यूनिफॉर्म वियर थ्योरी हम यूज करते हैं जब क्लच थोड़ा पुराना हो जाए. लेकिन अगर आपको यह पूछा जाए कि आपको अगर एक क्लच प्लेट डिजाइन करनी है तो आप कौन सी थ्योरी यूज करोगे, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए पहले हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से ज्यादा मिलेगी या यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक नए प्लेट को, क्लच प्लेट को डिजाइन करने के लिए विच थ्योरी विल बी सुटेबल, विच थ्योरी विल बी यूज. अब दोनों का अगर मैं टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी कंपेयर करना चाहता हूं तो मैं दोनों का मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन कंपेयर कर सकता हूं. मुझे यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और वियर थ्योरी दोनों का टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी कंपेयर करना है. तो अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो, मतलब दोनों में म्यू सेम लगा रहा हूं, दोनों में मैं डब्ल्यू सेम लगा रहा हूं, तो मैं दोनों का टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी कंपेयर करने के लिए कंपेयर कर सकता हूं उनका मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन. अगर म्यू और डब्ल्यू हम दोनों में सेम लगा रहे हैं तो जिसका मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा उसका टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी ज्यादा होगा. अब दोनों का अगर आप मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन का इक्वेशन देखो तो आप ऐसे दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 अज्यूम करेंगे और फिर हम दोनों के मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट करके उन्हें कंपेयर करेंगे. सो लेट्स अज्यूम R1 इक्वल्स टू 100 mm and R2 equals to 200 mm. So what will be mean radius of friction according to uniform pressure theory? According to uniform pressure theory, it will be 2/3 R2 cube minus R1 cube upon R2 square minus R1 square. So mean radius of friction according to uniform pressure theory आपको मिलेगा अराउंड 155.55 mm. अब मैं अगर मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म वियर थ्योरी निकालूं, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन होता है एवरेज ऑफ R1 एंड R2 यानी 100 प्लस 200/2. सो मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म वियर थ्योरी विल बी 150 mm. तो अगर मैं दोनों का मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन कंपेयर करूं फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 तो मैं देख सकता हूं कि यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का मीन रेडियस यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से कम है. सो द टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म वियर थ्योरी विल बी लेस देन टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी. फॉर द सेम वैल्यू ऑफ म्यू एंड डब्ल्यू मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन वियर थ्योरी का कम है, प्रेशर थ्योरी का ज्यादा है, तो टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी वियर थ्योरी से कम आएगी और प्रेशर थ्योरी से ज्यादा आएगी. अब हम डिस्कस करते हैं कि एक क्लच प्लेट को डिजाइन करने के लिए दोनों में से कौन सी थ्योरी सुटेबल है. नाउ जब भी आपको किसी मशीन एलिमेंट को डिजाइन करना है आपके पास दो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, आपको दोनों को सेटिस्फाई करना है और आपको दोनों क्राइटेरिया से दो अलग डायमेंशन मिल रहे हैं. तो हम हमेशा मैक्सिमम डायमेंशन यूज करेंगे. द मैक्सिमम डायमेंशन विल बी द सेफ डायमेंशन. लेकिन अगर मुझे दोनों क्राइटेरिया से लोड निकालना है तो अगर आपको दो क्राइटेरिया से दो डिफरेंट लोड की वैल्यू मिल रही है देन द सेफ लोड विल बी द मिनिमम आउट ऑफ द टू. तो अगर मैं डायमेंशन की दो वैल्यू निकालता हूं दो अलग क्राइटेरिया से, मुझे दोनों सेटिस्फाई करने हैं, तो मैं मैक्सिमम वाला चूज करूंगा. द मैक्सिमम डायमेंशन विल बी द सेफ डायमेंशन. और अगर मुझे लोड की वैल्यू दो डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं दो अलग क्राइटेरिया से और मुझे दोनों को सेटिस्फाई करना है, देन आई विल चूज द मिनिमम
लोड, दैट विल बी द सेफ लोड। तो अगर मुझे एक नया क्लच प्लेट डिजाइन करना है, देन आई विल यूज यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। सो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी इज सेफ थ्योरी टू डिजाइन अ क्लच। अब इसके पीछे जो लॉजिक है उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सो लेट्स से हमने यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी निकाली, हमें मिल रहा है 100 न्यूटन मीटर, और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी हमको मिल रही है 80 न्यूटन मीटर। तो इन दोनों में से सेफ वैल्यू क्या होगी? अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी आप मैक्सिमम कितना टॉर्क लगा सकते हो? 100। तो अगर मान लो आपने 100 न्यूटन मीटर टॉर्क अप्लाई करना चालू कर दिया तो क्या होगा? जब क्लच प्लेट नहीं रहेगी तब तक तो उसकी कैपेसिटी 100 है, क्योंकि उस पर प्रेशर थ्योरी लग रही है, तो तब तक तो आप सेफ रहोगे। लेकिन जैसे ही क्लच प्लेट पुराना होगा उसका टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी हो जाएगा 80 और आप लगा रहे हो 100। तो जैसे ही ये पुराना होगा इसमें स्लिप चालू हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी 80 है और आप कैपेसिटी से ज्यादा टॉर्क लगा रहे हो। लेकिन अगर मैं 80 न्यूटन मीटर टॉर्क अप्लाई करूंगा तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी जब लगेगी, इसकी कैपेसिटी 100 है, यानी 100 तक मैं टॉर्क लगा सकता हूं, बट मैं लगा रहा हूं 80, तो आप सेफ हो। और जब क्लच प्लेट पुराना हो जाएगा तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 80, आप लगा रहे हो 80, यानी आप कैपेसिटी को ना तो इस केस में एक्सीड कर रहे हो ना तो इस केस में एक्सीड कर रहे हो। तो अगर मैं 80 न्यूटन मीटर के हिसाब से इसे डिजाइन करता हूं तो जब क्लच प्लेट नया रहेगा तब भी आपका डिजाइन सेफ रहेगा, और जब क्लच प्लेट पुराना रहेगा तब की आपका डिजाइन सेफ रहेगा। बट अगर आप 100 न्यूटन मीटर के हिसाब से डिजाइन करोगे तो जब तक क्लच प्लेट नया है डिजाइन सेफ रहेगा, जैसे ही क्लच प्लेट पुराना होगा आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, सो द डिजाइन विल फेल। सो दैट्स व्हाई अगर मुझे लोड की 2 वैल्यू मिल रही है देन द मिनिमम लोड विल बी द सेफ लोड, क्योंकि वो दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। सो हमको अगर एक क्लच प्लेट डिजाइन करना है देन वी विल यूज यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्योरी में कि एक क्लच को, फ्रिक्शन क्लच को डिजाइन करने के लिए विच थ्योरी विल बी द सेफ थ्योरी, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और वियर थ्योरी, एंड व्हाट इज द रीजन? सो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी इज सेफ बिकॉज उससे जो टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी हमको मिलती है कम मिलती है, तो वो सेफ चॉइस है फॉर डिजाइनिंग अ फ्रिक्शन क्लच। So this is the design of single plate clutch. Single plate clutch में there is one plate on the driving shaft and one plate on the driven shaft. तो हमको एक पेयर ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस मिलता है। तो उस केस में हमारे पास W और T की 2 इक्वेशंस हैं अकॉर्डिंग टू प्रेशर थ्योरी और 2 इक्वेशंस हैं अकॉर्डिंग टू वियर थ्योरी। अब देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्लेट क्लच विच इज नोन एज मल्टी प्लेट क्लच।
Now this is the second type of plate clutch known as multi plate clutch. तो इसका वर्किंग समझने के लिए let's consider that there are 3 number of plates on the driving shaft and 2 number of plates on the driven shaft. So 1, 2, 3 these are the plates on the driving shaft. 4 and 5 these are the plates on the driven shaft. अब यहां पे जो फोर्थ प्लेट है वो 1 और 2 इन दोनों प्लेट्स के साथ कांटेक्ट में रहेगा और जो फिफ्थ प्लेट है वो 2 और 3 इन दोनों के साथ कांटेक्ट में रहेगा. तो जब यहां से एक्सियल लोड लगेगा ये सारी प्लेट्स आपस में कांटेक्ट में आती हैं. तो फोर्थ प्लेट 1 और 2 दोनों के साथ कांटेक्ट में है, फिफ्थ प्लेट 2 एंड 3 दोनों के साथ कांटेक्ट में है. तो यहां आपको जो टॉर्क मिलेगा, यहां आपको जो टॉर्क ट्रांसफर मिलेगा वो कितने सरफेसेस के बीच में मिलेगा? आपको यहां 4 पेयर ऑफ सरफेसेस मिल रहे हैं. सिंगल प्लेट क्लच में देयर वाज ओनली 1 प्लेट ऑन इनपुट एंड 1 प्लेट ऑन आउटपुट, सो देयर वाज ओनली 1 पेयर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस. बट यहां पे कितने कॉन्टैक्टिंग सरफेस बन रहे हैं? यहां आपको 4 कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस मिल रहे हैं. तो आप ये बोल सकते हो if N1 is number of plates of driving shaft, N2 is number of plates on driven shaft and N is number of pairs of contacting surfaces, then N can be written as N1 plus N2 minus 1. तो जो आपको टोटल पेयर्स मिलते हैं they will be equal to टोटल प्लेट्स -1. यहां आपको 5 प्लेटें मिल रही हैं तो 5 - 1 4 पेयर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस मिल रहे हैं. अब ये जो मल्टीपल कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस मिल रहे हैं इससे हमको क्या एडवांटेज मिलता है? आपको हर पेयर से सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क मिलेगा. तो अगर एक पेयर से वी आर गेटिंग T अमाउंट ऑफ टॉर्क, देन द टोटल टॉर्क आउट ऑफ दिस मल्टीपल प्लेट्स will be 4 times of T. तो अगर एक पेयर से T टॉर्क ट्रांसफर हो रहा है तो इस मल्टीप्लेट क्लच से टोटल टॉर्क ट्रांसफर कितना होगा? 4 times of T. अब अगर मैं एक पेयर का टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी का इक्वेशन निकालूं, अगर मैं डेरिवेशन करूं, आई विल गेट द सेम इक्वेशन जो मुझे सिंगल प्लेट क्लच में मिल रही थी, क्योंकि प्लेट का डायमेंशन यहां पे वैसा ही रहेगा. अब यहां पे एडवांटेज हमको क्या मिल रहा है? फॉर द सेम रेडियल स्पेस, मतलब R1 और R2 की सेम वैल्यू के लिए मल्टीप्लेट क्लच में टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी इज n टाइम्स ऑफ सिंगल प्लेट क्लच. तो ये जो क्लच है हम वहां यूज करते हैं जहां आपके पास रेडियल स्पेस कम हो. तो इसका एडवांटेज ये है कि उतने ही रेडियल स्पेस में जितने में हम सिंगल प्लेट क्लच माउंट करेंगे, अगर मैं मल्टीप्लेट क्लच माउंट करूं then I will get n times more torque transfer capacity. तो अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो अगर आपके पास एक 4 व्हील व्हीकल है तो वहां स्पेस की कोई लिमिटेशन नहीं है, then you can use single plate clutch. बट अगर आपके पास एक 2 व्हीलर व्हीकल है तो वहां अगर मुझे ज्यादा टॉर्क चाहिए तो स्पेस कम रहता है, तो उस केस में we will use the multi plate clutch. सो मल्टीप्लेट क्लच का एडवांटेज है फॉर द सेम साइज ऑफ प्लेट्स द टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी विल बी n टाइम्स ऑफ सिंगल प्लेट क्लच. नाउ यहां पे टॉर्क ट्रांसफर की कैपेसिटी जो है वो n टाइम्स बढ़ रही है, बट जो एक्सियल लोड लगेगा एंगेजमेंट के लिए वो सेम रहेगा. मल्टीप्लेट क्लच का जो एक्सियल लोड का इक्वेशन रहेगा दैट विल बी सिमिलर टू सिंगल प्लेट क्लच. अब ये जो इक्वेशन है W की इक्वेशन, इसमें N क्यों नहीं आ रहा है ये समझ लेते हैं. W डिपेंड करता है कि आपको इन प्लेट्स के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना चाहिए. W फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं ताकि ये दोनों प्लेट्स आपस में कांटेक्ट में आए और दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स डेवलप हो. तो अगर मैं यहां से एक 100 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो थर्ड प्लेट पे 100 न्यूटन का फोर्स आएगा, थर्ड प्लेट फिफ्थ प्लेट पे 100 न्यूटन लगाएगा, फिफ्थ प्लेट सेकंड पे, सेकंड फोर्थ पे, फोर्थ 1 पे. तो सारी प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे. तो यहां पे मैं कितने भी नंबर ऑफ प्लेट्स रख दूं,
एक प्लेट में जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स दूसरे में लगेगा, उतना ही तीसरे में लगेगा, उतना ही चौथे में लगेगा, क्योंकि हर प्लेट जो है वो आपस में कांटेक्ट में है। तो यहां पे W की जो इक्वेशन आपको मिलेगी वो सेम रहेगी। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्लेट। दो प्लेट के बीच में 100 न्यूटन का फोर्स लाने के लिए अगर मुझे यहां 100 लगाना पड़ रहा है, तो अगर मैं 3 प्लेट लगाऊंगा तब भी मुझे यहां से 100 न्यूटन ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लेट जाके दूसरे पे 100 लगाएगा, दूसरा जाके तीसरे पे 100 लगाएगा। तो मैं कितने भी नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ाते जाऊं, W की इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको टॉर्क जो है वो तो n टाइम्स मिलेगा, बट W विल बी सेम। इक्वेशन ऑफ W विल रिमेन सेम। अब यहां हमने मल्टीप्लेट क्लच का एडवांटेज तो देख लिया, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? चूंकि यहां पे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो n टाइम्स बढ़ रहा है, तो हीट जनरेशन भी n टाइम्स बढ़ रहा है। जितनी हीट सिंगल प्लेट क्लच में मिलती है उससे n टाइम्स ज्यादा हीट मल्टीप्लेट क्लच में मिलती है, और इस हीट को ट्रांसफर करने के लिए हमें कूलेंट्स यूज करने पड़ते हैं, हमें एक्सटर्नल एजेंट्स यूज करने पड़ते हैं। तो सिंगल प्लेट क्लच में टेक्निकली अगर देखा जाए वी डोंट नीड कूलेंट, क्योंकि वहां हीट जनरेशन उतना नहीं है। बट मल्टीप्लेट क्लच में मल्टीपल प्लेट्स की वजह से हीट जनरेशन ज्यादा हो रहा है, सो यहां पे हीट ट्रांसफर करने के लिए हमें कूलेंट चाहिए। अगर हमने ये हीट ट्रांसफर नहीं की तो क्या होगा, धीरे धीरे जो प्लेट्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वो मेल्ट होने लगेंगी और आपस में वेल्ड होने लगेंगी, मतलब आपस में परमानेंटली ज्वाइन हो जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि ये जो हीट है जो फ्रिक्शन की वजह से डेवलप हो रही है ये जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए वी विल नीड कूलेंट्स। अब कूलेंट यूज करने की वजह से क्या होगा, एक तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि कूलेंट्स को वापस से आपको रिफिल करना पड़ेगा पीरियोडिकली, तो आपका कॉस्ट बढ़ रहा है। दूसरा, जो कूलेंट्स हैं वो एक लुब्रिकेंट की तरह भी काम करेंगे, तो वो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है फ्रिक्शन लाइनिंग का उसको रिड्यूस करेंगे, तो इसके परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई मल्टीप्लेट क्लचेस जो है उनको हम कोशिश करते हैं अवॉइड करें। तो जहां स्पेस की लिमिटेशन है, जहां हमारे पास अवेलेबल स्पेस कम है, हम वहीं मल्टीप्लेट क्लचेस यूज करते हैं। जहां हमारे पास स्पेस की लिमिटेशन नहीं है वहां हम सिंगल प्लेट क्लच यूज करते हैं। तो मल्टीप्लेट क्लचेस के केस में हमें कूलेंट्स यूज करने पड़ते हैं, सिंगल प्लेट क्लच में नहीं करने पड़ते। इसी रीजन की वजह से हम सिंगल प्लेट क्लच को ड्राई प्लेट क्लच बोलते हैं, और मल्टीप्लेट क्लच को हम वेट प्लेट क्लच बोलते हैं। वेट प्लेट क्लच बिकॉज वी आर यूजिंग कूलेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लेट क्लच। ड्राई प्लेट क्लच बिकॉज वी डोंट नीड अ कूलेंट टेक्निकली, क्योंकि यहां हीट जनरेशन कम है। तो इस पॉइंट के ऊपर भी एक दो बार थ्योरी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि सिंगल प्लेट क्लच और मल्टीप्लेट क्लच इनमें से किसको हम ड्राई प्लेट क्लच कहते हैं। सो सिंगल प्लेट क्लच इज नोन एज अ ड्राई प्लेट क्लच, and because of coolants multi-plate clutch is known as wet plate clutch। और अगर आप एप्लीकेशन देखो, सिंगल प्लेट क्लचेस हम यूज करते हैं 4 व्हील व्हीकल्स में जहां स्पेस की लिमिटेशन नहीं है, और मल्टीप्लेट क्लचेस हम यूज करते हैं 2 व्हीलर व्हीकल्स में जहां स्पेस कम है, हमें R1 और R2 की वैल्यू कम रखनी है और टॉर्क ज्यादा चाहिए। तो आपको यहां पे W और T का कोई अलग इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है। जो इक्वेशन हमने सिंगल प्लेट क्लच के लिए डिराइव की है, मल्टीप्लेट क्लच के लिए भी हम वही इक्वेशन यूज करेंगे। W की इक्वेशन में कोई असर नहीं पड़ेगा, टॉर्क की इक्वेशन में बस हमें n से मल्टीप्लाई कर देना है, वेयर n इज नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्टेक्टिंग सर्फेसेस विच इज n1 प्लस n2 माइनस 1, या आप बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स माइनस 1। तो यहां इस बात का ध्यान रखना, n इज नॉट द टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स, इट इज टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स माइनस 1। तो अगर 5 प्लेट्स हैं तो n की वैल्यू विल बी 5 माइनस 1 यानी कि 4। अब हम प्लेट क्लच का एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो हैं वो किस तरीके के आते हैं और उनको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है।
नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंगल प्लेट क्लच। ये गेट 2008 का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ क्लच हैज आउटर एंड इनर डायमीटर्स ऑफ 100 mm एंड 40 mm, assuming a uniform pressure of 2 megapascal and coefficient of friction of 0.4, find torque transfer capacity। तो यहां हमको डायमेंशंस ऑफ फ्रिक्शन लाइनिंग दिए हुए हैं, मैक्सिमम प्रेशर दिया हुआ है और हमको निकालना है टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी। और हमको यहां यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी दी हुई है। अज्यूमिंग यूनिफॉर्म प्रेशर यानी वी हैव टू अप्लाई यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो हमको यहां सीधे सीधे यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के टॉर्क का इक्वेशन पुट कर देना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर R1 एंड R2। तो यहां आपको R1 और R2 की वैल्यू क्या दी हुई है? अब देखिए यहां डायामीटर दिया हुआ है 140, सो व्हाट विल बी R1? R1 विल बी 100/2 यानी कि 50 mm एंड R2 विल बी 40/2 यानी कि 20 mm। तो ये चीज पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज क्लच के क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि आपको क्वेश्चन में डायामीटर दिया रहता है और आप जल्दबाजी में R1 और R2 की वैल्यू जो है वो इतना ले लेते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में डायामीटर दिया है या रेडियस दिया है। कई बार क्वेश्चन जो है वो डायामीटर के टर्म्स में रहेगा, कई बार रेडियस के टर्म्स में रहेगा। हमने जो इक्वेशन डिराइव किए हैं दे आर इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो हमको अगर डायामीटर दिया है तो वहां से हमको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि आप डायामीटर और रेडियस प्रॉपर कंसिडर करें। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर? P, इट इज 2 megapascal एंड म्यू इज 0.4 और हमको निकालना है टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी। सो अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी इज म्यू इंटू P इंटू 2 pi R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब बाय 3। तो यहां मैं इक्वेशन में वैल्यू रख देता हूं, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 2 इंटू 2 पाई। अब देखिए यहां मैंने प्रेशर को न्यूटन पर mm स्क्वायर में रखा है, मेगा पास्कल में रखा है। दिस इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अगर मैं प्रेशर को न्यूटन पर mm स्क्वायर में ले रहा हूं तो रेडियस भी mm में लेना पड़ेगा। और अगर आप रेडियस को मीटर में रखना चाहते हो तो प्रेशर को आपको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां वी आर यूजिंग प्रेशर इन मेगा पास्कल, सो लेट्स पुट R1 एंड R2 इन mm। तो ये हो जाएगा 50 क्यूब माइनस 20 क्यूब बाय 3। अब चूंकि यहां मैंने यूनिट्स यूज किए हैं न्यूटन और mm, तो मुझे टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी न्यूटन mm में मिलेगी। तो यहां से अगर मैं टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी कैलकुलेट करूं, इट विल बी अराउंड 196305 न्यूटन mm। और अगर आपको न्यूटन मीटर में इसको कैलकुलेट करना है देन इट विल बिकम 196.035 न्यूटन मीटर। सो दिस इज द टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो गेट में या ईएस में देखने को मिलेंगे, जहां आपको या तो R1, R2 और P दिया रहेगा, टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी या एक्सियल लोड निकालना होगा, या एक्सियल लोड और टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी दिया होगा, R1 और R2 कैलकुलेट करना होगा। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अ सिंगल प्लेट क्लच। अगर यही क्वेश्चन मल्टी प्लेट क्लच का होता तो आपको बस यहां इक्वेशन में n से मल्टीप्लाई करना होता, बाकी सारी चीजें सेम होती। आपको बस टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी की जो इक्वेशन मिल रही है उसमें n से मल्टीप्लाई करना होता। सो दिस इज द एग्जांपल, अ न्यूमेरिकल ऑन सिंगल प्लेट क्लच।
नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिंगल प्लेट क्लच। ये क्वेश्चन गेट 2017 का है। अ सिंगल प्लेट क्लच हैज अ फ्रिक्शन डिस्क विथ इनर एंड आउटर रेडाई ऑफ 20 and 40 mm. Coefficient of friction varies as mu equals to 0.01 r, where r is in mm. Clutch needs to transfer a torque of 18.85 kilonewton mm as per uniform pressure theory. Find the pressure on the disc. अब इस क्वेश्चन में आपको टॉर्क दिया है, आपको R1 R2 दिया हुआ है और प्रेशर कैलकुलेट करना है और हमको यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी है। यहां हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया है वो r के टर्म्स में दिया है, यानी म्यू r के साथ वेरी कर रहा है। तो हम उन इक्वेशंस को यूज नहीं करते जो हमने डिराइव की थी, क्योंकि उन इक्वेशंस को हमने म्यू को कांस्टेंट मान के डिराइव किया था और यहां म्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो r पे डिपेंड कर रहा है। तो हमको वापस से टॉर्क की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ टॉर्क इन इंटीग्रेशन फॉर्म? इट वाज r1 to r2 म्यू इंटू p इंटू 2 pi r square dr। अब इस इक्वेशन में हम म्यू की वैल्यू r के टर्म्स में पुट करेंगे, दोबारा से इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे और वहां से हम प्रेशर निकालेंगे। तो हमको अगर इस इक्वेशन से प्रेशर निकालना है, हम सारी चीजें यहां पुट कर देते हैं। टॉर्क आपको किलो न्यूटन mm में दिया है, तो इसको मैं न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा 18.85 इंटू 10 to the power 3, R1 20, R2 40 mm। म्यू दिया हुआ है 0.01 r और r यहां mm में है। अब चूंकि मैं बाकी सारी चीजें भी mm में ले रहा हूं, तो इसको मैं यहां सीधे म्यू इक्वल्स टू 0.01 r पुट कर सकता हूं। अगर आप बाकी चीजों को मीटर में रख रहे हो तो फिर इसको भी मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.01 r इंटू 10 to the power -3। तो आपको यहां ये चीज ध्यान देनी है कि आपको यहां जो इक्वेशन दिया है उसमें r किस यूनिट में दिया है। तो r mm में दिया है, हम भी mm यूज कर रहे हैं। सो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस रिलेशन 0.01 r इंटू p इंटू 2 pi r square dr। अब इस इक्वेशन में हमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट अज्यूम करना है। दिस इज द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा? 18.85 इंटू 10 to the power 3, 0.01 इंटू p इंटू 2 pi, अंदर बचेगा 2240 r क्यूब dr। तो आप जब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे आपको मिलेगा 18.85 इंटू 10 to the power 3, 0.01 इंटू p इंटू 2 pi, r क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे r to the power 4/4, तो ये हो जाएगा 40 to the power 4 माइनस 20 to the power 4/4। इस इक्वेशन में एक ही अननोन है p, तो इसको सॉल्व करने पे वी विल गेट 0.5 मेगा पास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर या 0.5 मेगा पास्कल। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में आपको टॉर्क की ये इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ रही है। तो ये क्वेश्चन तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको टॉर्क का इंटीग्रेशन के फॉर्म में इक्वेशन ना पता हो। तो इसीलिए हमको W और T की जो फाइनल इक्वेशन मिल रही थी वो तो याद रखना ही है, साथ में हमको W और T का ये इंटीग्रेशन वाला इक्वेशन भी याद करना है। तो टॉर्क का इंटीग्रेशन के फॉर्म में इक्वेशन क्या है? R1 to R2 म्यू इंटू p 2 pi r square dr। W का इक्वेशन अगर आप देखो तो क्या रहता है? R1 to R2 p इंटू 2 pi r dr। तो ये दोनों इक्वेशन भी आपको याद रखने हैं, ताकि अगर आपको म्यू कांस्टेंट ना दिया हो या आपको प्रेशर और रेडियस के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया हो, तो आप इन इंटीग्रेशन की इक्वेशंस को यूज कर सकें टू कैलकुलेट द अननोन। तो आपको ये इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में भी W और T का इक्वेशन याद करना पड़ेगा।